हेलो एवरीवन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मैकेनिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। एडवांस्ड के लिए कुछ अच्छे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज सस्पेंडेड बाय टू वायर्स एट p एंड q। ठीक है, ये एक रॉड है, थिन रॉड, मास m है, लेंथ l है, p और q दो स्ट्रिंग से इसको सस्पेंड किया गया है। द वायर एट q सडनली ब्रेक्स, find out tension T in the wire at P just after the wire at Q is broken। ये एक रॉड है जिसका मास M है, ठीक है, और जो लेंथ है वो L है, और Q पे जो वायर होता है ये सडनली ब्रेक हो जाता है। ये यहाँ से वायर जो है वो कट जाता है। इसको कटने के बाद यहाँ से ब्रेक कर दिया जाता है। तो इसके कटने के बाद ये रॉड कुछ इस तरह से ऐसे गिरना शुरू कर देगी। तो जस्ट आफ्टर द वायर इज़ ब्रोकन, हमको इस स्ट्रिंग में पी पॉइंट पे टेंशन कितना अप्लाई करेगी। ऑफ कोर्स मासलेस स्ट्रिंग है हमारी दोनों, तो टेंशन यूनिफॉर्म ही होगा। तो पूरी स्ट्रिंग में इसमें टेंशन बताना है कि जस्ट आफ्टर ये वायर जब ब्रेक होगा उसके तुरंत बाद इसमें टेंशन कितना होगा। तो ये रॉड हमारी एक सिंपल रिजिड बॉडी है, और जब ये वायर ब्रेक हो जाएगा तो नो डाउट ये रॉड हमारी नीचे गिरेगी, रोटेट भी करेगी, साथ ही साथ ट्रांसलेट भी करेगी। तो ये एक ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, एक जनरल मोशन है एक रिजिड बॉडी का। तो देखते हैं ज़रा फोर्सेस कैसे लग रहे होंगे जस्ट आफ्टर वायर एट क्यू इज़ ब्रोकन। ये मान लेते हैं एक थिन रॉड है, यहाँ पे टेंशन तो ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे एक टेंशन टी लग रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं टेंशन टी है, और ये जो एंगल है ये एंगल 30 डिग्री है, जस्ट आफ्टर पूछा गया है। तो एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, इस बॉडी का वेट लगेगा। ठीक है ना। तो दो फोर्स लग रहे हैं, दो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लग रहे हैं। ये एक टेंशन लग रहा है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इस टेंशन के एक्स और वाई कंपोनेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेंशन है इसका एक वाई कंपोनेंट भी आएगा, एक्स कंपोनेंट भी आएगा। और बॉडी का मोशन जो होगा वो ट्रांसलेशन भी है, रोटेशन भी है। तो बॉडी में एक लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा सेंटर ऑफ मास के पास, और बॉडी के पास कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। अब बच्चों, रिजिड बॉडी का जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो आप जानते हैं कि सभी पॉइंट्स के अबाउट सेम होता है। मैं चाहे इस पॉइंट के अबाउट ले लूँ, या इस पॉइंट के अबाउट, या इस पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट हम लोग ले सकते हैं। बट अगर हम टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा अप्लाई कर रहे हैं, तो टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा हम किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक ऐसे पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस जो कि फिक्स्ड हो, स्टेशनरी हो, या एटलीस्ट वो एक्सिस खुद में एक्सेलरेटिंग ना हो। ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर कोई हिंज पॉइंट नहीं है, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड पॉइंट है, यहाँ कोई हिंज पॉइंट नहीं है, तो इस रॉड पे देयर इज नो फिक्स्ड एक्सिस, कोई फिक्स्ड एक्सिस नहीं है। तो हर एक्सिस अपने आप में कहीं ना कहीं एक्सेलरेटिंग एक्सिस होगी। तो अगर मैं इस एंड के अबाउट, कई बार बच्चे इस एंड के अबाउट टॉर्क अप्लाई करना चाहते हैं, या सेंटर ऑफ मास के या अबाउट, या कोई दूसरे पॉइंट के अबाउट लगाना चाहते हैं, तो आप ये समझिए जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क अप्लाई करेंगे, अगर उस पॉइंट का एक्सेलरेशन है तो उसके रिलेटिव में पहले आप जाएंगे, वो रेस्ट पे आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक सेंटर ऑफ मास पे सूडो फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से एक सूडो टॉर्क आएगा, तभी जाके ये फॉर्मूला टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा एप्लीकेबल होगा। तो ये रिजल्ट जो होता है ये या तो आप एक ऐसी एक्सिस के अबाउट अप्लाई करें जो एक्सेलरेटिंग ना हो, या फिर बच्चों हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट अप्लाई कर सकते हैं, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। क्यों? क्योंकि जब सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में जाएंगे तो इसी के रिलेटिव में अगर हम अप्लाई करेंगे टॉर्क, तो यही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हो जाएगा। जो सूडो फोर्स लगेगा वो भी सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में सूडो टॉर्क जो है वो ज़ीरो हो जाता है, सूडो टॉर्क नहीं आता है। तो हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा अप्लाई कर रहे हैं किसी ऐसी रिजिड बॉडी के मोशन में जिसमें कोई फिक्स्ड एक्सिस नहीं है, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट अप्लाई करिए, ताकि आप सूडो फोर्सेस के टॉर्क कंसीडर करने से बच जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो इस टेंशन का एक वाई कंपोनेंट आएगा, एक एक्स कंपोनेंट आएगा। इट इज़ टी कॉस 30 एंड दिस इज़ टी साइन 30। तो हम कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास के पास जो एक्सेलरेशन होंगे, मैं एक्सेलरेशन यहाँ बना देता हूँ, तो एक एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में होगा ए वाई, और इस एक्स कंपोनेंट की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्स डायरेक्शन में भी हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। ठीक है ना। और चूंकि अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे तो इसका टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, टी साइन थीटा का टॉर्क आएगा,
तो इस तरह से रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो लेट अस सपोज देयर इज एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, ये तो हमने पैरामीटर एज्यूम कर लिए। अब हम चलिए इक्वेशंस अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। रिजिड बॉडी के लिए न्यूटन्स लॉ लगाने का मतलब है नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, ये हम सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में अगर हम अप्लाई करेंगे तो t cos 30 है √3/2t। ठीक है, ई cos 30 इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन ax। एक न्यूटन्स लॉ बच्चों ये लिख सकते हैं हम। सिमिलरली y में लिखेंगे तो mg माइनस t/2, t sin 30 t/2 हो जाएगा। तो mg माइनस t/2 इज इक्वल टू m ay। सेकेंड इक्वेशन ये आएगा ax ay। और एक हम टॉर्क लिखेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो केवल t sin 30 का आएगा। अगर कॉम्पोनेंट करके देख लें, t cos 30 यहीं से पास हो रहा है, mg यहीं से पास हो रहा है, सूडो फोर्स भी यहीं से पास हो रहे होंगे, उनको मैंने बनाया नहीं है क्योंकि उनका टॉर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग t sin 30 का टॉर्क ले लेंगे तो t/2, t sin 30 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो l/2 आएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू सेंटर ऑफ मास से इस एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का, ml²/12 इंटू अल्फा। दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास वेरिएबल्स कितने अगर हम काउंट करें तो वेरिएबल्स जो हैं हमारे पास वो 4 वेरिएबल्स हैं, ax, ay, अल्फ़ा एंड t। हमारे पास 4 वेरिएबल हैं लेकिन हमारे पास इक्वेशन 3 है। तो यहीं पर आके ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अटक जाएंगे तो यहीं के बाद अटक सकते हैं। अगर उन्होंने इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है तो डेफिनेटली पहली बार में आपको यहाँ पे तकलीफ हो सकती है। तो चौथा इक्वेशन कैसे मिले, क्योंकि हमने एक्स और वाई दोनों में न्यूटन की इक्वेशन लिख ली है, न्यूटन्स लॉ लिख लिया है, हमने टॉर्क भी अप्लाई कर लिया है। तो अब फोर्थ इक्वेशन हमें कैसे मिले इसके बारे में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर एक सिंपल लॉजिक ये अप्लाई करते हैं हम लोग कि ये जो P पॉइंट है जैसे ही आप यहाँ पे कट करोगे, ठीक है, पहली बात तो ये कन्फ्यूज़न मन में नहीं आना चाहिए कि इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट भी मूविंग पॉइंट होगा। तो बहुत सारे बच्चे सोचने लगते हैं हिंज के जैसा ट्रीट कर लेते हैं इस पॉइंट को और इसी के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा लेते हैं, इसको रेस्ट पे मानते हुए। वो गलत हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये पॉइंट भी एक्सेलरेटिंग पॉइंट होगा इनिशियली। लेकिन खास बात ये है कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और स्ट्रिंग टाइट है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट जो P पॉइंट है, ये स्ट्रिंग के अलोंग मूव नहीं कर सकता। आप सोचिए स्ट्रिंग के अलोंग अगर इधर की तरफ चलेगा, एक्सेलरेट होगा तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर स्ट्रिंग के अलोंग ऐसे बाहर की तरफ आएगा तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, ऐसा भी क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। मतलब ना ही स्ट्रिंग हमारी स्लैक हो रही है और ना ही स्ट्रिंग हमारी ब्रेक हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इस पॉइंट का जो मूवमेंट है या इस पॉइंट का जो मोशन है, एक्सेलरेशन है, वो स्ट्रिंग के अलोंग नहीं हो सकता। मतलब नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P मस्ट बी परपेंडिकुलर, इसका जो भी मोशन होगा वो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर होगा बेटा। तो यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन जो हमें मिलने वाली वो इस बेसिस पे मिलने वाली है कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P अलोंग द स्ट्रिंग, जो भी कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग आएगा, अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी ज़ीरो, ठीक है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ज़ीरो होना चाहिए स्ट्रिंग के अलोंग। तो चलिए अब देख लेते हैं कि P पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो रिजिड बॉडी के अगर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर रही है तो किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर हमें चाहिए, जैसे मान लो कोई P पॉइंट है और अगर उसका एक्सेलरेशन हम सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में लिख रहे हैं तो बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव मोशन। P का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिलेटिव में माइनस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिलेटिव। तो यहाँ से बच्चों अगर हमें P का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिलेटिव में चाहिए हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं P का एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में प्लस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिलेटिव में। तो अक्सर हम ये रिजल्ट यूज़ करते हैं
किसी जनरल पार्टिकल का ग्राउंड के रिलेटिव में एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो अब अगर आप सबसे पहले देखें यहाँ पर क्या सिचुएशन है, तो सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन जो है वो ay है और ax है, ठीक है। तो ये p का एक्सेलरेशन जो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में होगा वो कैसा होगा, और सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड, दो वेक्टर्स जोड़ने हैं तब p का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा। तो बच्चों सबसे पहले इस टर्म के बारे में अगर हम सोचें, तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में बैठ जाएं, इस पे बैठ जाएं और इससे बैठ के देखेंगे, तो रिजिड बॉडी के किसी भी एक पार्टिकल पे अगर आप बैठ के देखेंगे तो आपको ये पॉइंट रेस्ट पे आ जाएगा। हर पार्टिकल का प्योर सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब अगर कोई रिजिड बॉडी है तो हम ये बेसिक मोशंस के बारे में पढ़ते हैं कि रिजिड बॉडी के एक पॉइंट के रिलेटिव में बाकी सभी पॉइंट्स का जो मोशन होता है इट इज़ ऑलवेज सर्कुलर मोशन इन नेचर, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि ओमेगा कांस्टेंट है अगर तो यूनिफॉर्म सर्कुलर होगा, और अगर अल्फा है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो यहाँ पे जब हम सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में देखेंगे तो ऑल द पार्टिकल्स जो होंगे वो हमें सर्कुलर मोशन करते हुए नजर आएंगे। तो ये वाला पॉइंट भी सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा। मतलब जो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में एक्सेलरेशन होगा और वो भी अल्फा है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता नजर आएगा। तो दो कंपोनेंट होंगे, ये सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म, एक टेंजेंशियल होगा तो ऐसे सर्कुलर मोशन होगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा जो कि L/2 अल्फा होगा, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा L/2 ओमेगा स्क्वायर होगा। बट चूंकि ओमेगा 0 है, जस्ट आफ्टर की बात हो रही है, अभी ओमेगा जनरेट नहीं हुआ है, तो L/2 यानी R ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म जो होगा वो नहीं होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा, केवल टेंजेंशियल होगा। तो ये जो L/2 अल्फा आया है ये सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में है, ये पहला वाला टर्म है बेटा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जब इसमें जोड़ेंगे तब नेट एक्सेलरेशन आएगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है, सेंटर ऑफ मास का ax और ay दोनों वेक्टर जोड़ देते हैं। तो ax ये है यहाँ पे बेटा, ay ये है यहाँ पे, ठीक है। और स्ट्रिंग जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है, यहाँ से 30 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। ये लाइन है, स्ट्रिंग वाली लाइन ये है हमारी, इस लाइन को बना लेते हैं। तो इस लाइन के अलॉन्ग कोई भी नेट एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम पॉइंट P का एक्सेलरेशन जो इस लाइन के अलॉन्ग है उसे ज़ीरो कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट आएंगे इस लाइन के अलॉन्ग। तो ये अगर एंगल 30 है तो अगर मैं इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लूँ तो ये 30 है, ये 60 हो जाएगा, ये एंगल 30 हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 हो जाएगा बेटा, ठीक है। दिस एंगल इज़ ऑल्सो 30, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करते हैं। तो L/2 अल्फा का कंपोनेंट आएगा cos 60, तो L/2 अल्फा cos 60 ये इस डायरेक्शन में आएगा, प्लस ax cos 30 ये इस डायरेक्शन में आएगा, और ये cos 30 इधर आएगा, sin 30 इधर आएगा, तो माइनस इधर की तरफ आएगा ay का कंपोनेंट। तो ay sin 30 दिस ये जो आ रहा है ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन स्ट्रिंग के अलॉन्ग आ रहा है, इसकी वैल्यू जो होना चाहिए बेटा वो 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से हमें ये 4 इक्वेशन हमारी बन जाएंगी, ठीक है। दो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन बना ली है, ठीक है, एक्स और वाई में। एक टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही क्यों लिखेंगे वो भी मैंने डिस्कस किया, सूडो टॉर्क 0 हो जाएंगे। और एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ये इसके बिना ये सवाल अधूरा है, अगर कोई स्टूडेंट गलती करेगा तो इसी में करेगा बेटा, ठीक है। तो इन चारों को आप सॉल्व कर लेंगे। चारों को सॉल्व करने के बाद जो टेंशन का आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है 2/7 mg। तो सॉल्व करके आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। वो कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, उसमें और 5 मिनट लगेंगे अभी। तो ये क्वेश्चन टुकड़ों में भी पूछा जा सकता है, पार्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बट ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसमें स्पेशली ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक दूसरी ये कि ये गलती नहीं करनी है जो बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कर देते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई करने लगते हैं, ऐसे रेस्ट पे मान लेते हैं। वो ऐसा फील कर लेते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है, जो कि करेक्ट नहीं है। ओके बच्चों, तो लेट अस डिस्कस वन मोर प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स की, और ये फेमस प्रॉब्लम है, अक्सर पूछी जाती है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं, बट इसका डिस्कशन ज़रूरी है अगर आपने करा है या नहीं करा है तो भी। ए यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज स्टैंडिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ए स्लाइट डिस्टर्बेंस causes the lower end to slip on a smooth surface and rod starts falling. Describe the trajectory of center of mass of the rod
फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रॉड of the rod when it makes an angle theta with horizontal. Also find velocity of center of mass of rod when it just touches the surface. ठीक है ना, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। एक रॉड है हमारे पास, एक स्मूथ ग्राउंड पे ये रखी हुई है, ठीक है, देयर इज़ नो फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड, और इसको हल्का सा टच कर लिया किसी ने और ये गिरना शुरू हो जाती है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास की ट्रैजेक्टरी कैसी होगी। अब आप सोचो, ये जब स्लाइट डिस्टर्बेंस से जब ये गिर रही होगी, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, ये मान लेते हैं किसी सिचुएशन में थीटा एंगल बना रही है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से लग रहा होगा और एक इस बॉडी पे इसका वेट लग रहा होगा, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि देयर इज़ नो फोर्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। हल्का सा जो हमने टच किया, डिस्टर्बेंस दिया है, उसको आप इग्नोर करिए, वो जस्ट उसको मोशन स्टार्ट कराने के लिए वो हमने हल्का सा फोर्स अप्लाई किया है, उस फोर्स की बात नहीं हो रही। जब वो गिरने लगती है बॉडी, उस सिचुएशन में कोई एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो किसी डायरेक्शन में तो उसका लीनियर मोमेंटम उस डायरेक्शन में कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कंजर्व रहता है। और चूंकि एक्स डायरेक्शन में इनिशियल लीनियर मोमेंटम ज़ीरो था, बॉडी के सेंटर ऑफ मास में कोई एक्स डायरेक्शन में मोशन नहीं था, तो एक्स डायरेक्शन में फाइनल लीनियर मोमेंटम या किसी भी मोमेंट पे लीनियर मोमेंटम ज़ीरो रहेगा। लीनियर मोमेंटम ज़ीरो होने का मतलब है मास इनटू सेंटर ऑफ मास की जो एक्स कंपोनेंट वाली वेलोसिटी है वो ज़ीरो रहेगी, तो सेंटर ऑफ मास की जो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी आ जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि सेंटर ऑफ मास में कोई हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास में केवल वर्टिकल मोशन होगा ड्यू टू दीज टू वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है बेटा, केवल वर्टिकल मोशन होगा। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो वर्टिकली नीचे आएगा, देयर विल बी नो हॉरिजॉन्टल मोशन इन सेंटर ऑफ मास। तो अगर हम इसका कुछ डायग्राम बनाए कि कैसे गिर रही होगी हमारी बॉडी, तो मान लेते हैं कि ये बॉडी पहले यहाँ होगी, तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, फिर थोड़ी देर बाद सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, तो बॉडी की जो सिचुएशन होगी वो बॉडी कुछ इस तरह से होगी आपकी, और से मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है, थोड़ी देर बाद मिड पॉइंट यहाँ से पास हो रहा है, तो बॉडी की सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी, सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा और फाइनली बॉडी यहाँ पे ऐसे गिर जाएगी और सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। तो जो ट्रैजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, ट्रैजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल पाथ पे आएगा। पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन वर्टिकल पाथ पे हमारी ट्रैजेक्टरी आएगी। ऑल राइट, तो अब इन्होंने ये पूछा है बेटा कि जब ये थीटा एंगल बनाएगा वर्टिकल सिचुएशन से, यहाँ पे मैं डायग्राम में बना लेता हूँ, तो जब ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगा तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाएगा, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालनी है। तो सबसे सरल तरीका इसके लिए ये होता है कि जब रॉड का मोशन हो रहा है वो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा है और कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम तो कंजर्व कर नहीं सकते, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व है, तो उसके बेसिस पे हमने ये कंसीडर कर ही लिया है कि देयर इज़ नो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस फॉर द सेंटर ऑफ मास, राइट। तो अब अगर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। या हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो एक तो यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन और प्लस रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखनी पड़ेगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर लिखना पड़ेगा, राइट। बट बेटा इसकी ज़रूरत, इसमें फिर हमें ओमेगा और वी सेंटर ऑफ मास में एक रिलेशन लिखना पड़ेगा और इस तरह से काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। बट इसके लिए मैं एक डायरेक्ट मेथड बता सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, वो है मेथड ऑफ ICR, ठीक है, या IAR, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। मतलब अगर कोई बॉडी हम जानते हैं कि ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन कर रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ
आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई ए आर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर। और ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम किसी भी रिजिड बॉडी को प्योर रोटेशन में मान सकते हैं, ये वो पॉइंट होता है, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें तो कौन सा वो पॉइंट होगा, तो देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, वी सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन ये है, और ये वाला पॉइंट जो है वो अगर ए पॉइंट कह देता हूँ, ये इधर की तरफ आ रहा है। तो अगर हमें वेलोसिटी, दो पॉइंट्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है तो उनके परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करते हैं उन पॉइंट से, तो वो जो पॉइंट होता है ये ICR होता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, और यहाँ से जो पास होने वाली एक्सिस होती है वो IAR होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करके इस तरह से टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं। U1 प्लस K1 इक्वल टू U2 प्लस K2, इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल। अगर ग्राउंड को 0 लेवल मानेंगे तो इनिशियली L/2 हाइट थी, तो mg L/2 दिस इज़ द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और बाद में जब थीटा एंगल बनाएगा तो mg L/2 साइन थीटा, L/2 साइन थीटा विल बी द हाइट। ये L/2 है बेटा, आप देख लीजिए, और ये जो हाइट होगी सेंटर ऑफ मास की वो L/2 साइन थीटा होगी, राइट। ये लेंथ L/2 है, और ये जो डिस्टेंस होगी ये L/2 कॉस थीटा होगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, यहाँ से पेज के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास हो रही होगी, तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस ये वाली लेंथ पैरेलल एक्सिस शिफ्ट लगाएंगे, तो ml²/12 देख लीजिएगा, स्मॉल और कैपिटल एल में कंफ्यूज मत होइएगा, कैपिटल एल लिया है, चलो कैपिटल यहाँ भी कर देता हूँ, ml²/12 प्लस md², डी है L/2 कॉस थीटा, L/2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन में आप एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, एक लाइन में आप एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर पा रहे हैं, और एंगुलर वेलोसिटी अगर आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी एंगुलर वेलोसिटी आपकी आएगी, ठीक है ना, जो कि आएगी मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आ रही है 12g 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई L1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसके बाद अगर हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो चूंकि हम इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन मान सकते हैं, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस L/2 कॉस थीटा है, इसी को रेडियस मान लेंगे सेंटर ऑफ मास के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा L/2 कॉस थीटा, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम IAR या ICR इनटू ओमेगा। तो इस तरह से V = R ओमेगा अप्लाई करते हुए बच्चों हम लोग सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू ओमेगा की पुट करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो बेस्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यूज़ कर रहे हैं। ओके।